नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त पार्लिमान के अंदर हम अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अलामती भूख हड़ताल का सिलसिला है वो जारी है। और आज अगर हम बात करें तो मुल्क गिर जो एहतजाज की कॉल है वो भी तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई थी। और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से जो बयानात है वो भी आपके सामने हैं। मुल्क गिर एहतजाज के जो मनाजिर हैं वो भी आपने देखे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि तहरीक इंसाफ आखिर इस जो सियासी इस्तेहकाम की बात की जा रही है या फिर मुज़ाकरात की बात की जा रही है तो उस तरफ कैसे बढ़ा जाएगा? क्या अब तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की तरफ जाएगी? अगर आम इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है तो वो इंतखाबात कैसे मुमकिन होंगे और तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात हैं वो कैसे ख़त्म होंगी? अब तहरीक इंसाफ के हवाले से एक अहम फैसला तो सामने आया है कि 39 जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के अरकान के तौर पर ऑन किया है। अब पार्लिमान के अंदर तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात जो है वो दोबारा बन गई है। अब जो चैलेंजेस हैं उसी पर हम बात करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि जो 39 मेंबर्स हैं उनको ऑन कर लिया, आपकी एक कानूनी जंग थी, आपने जीत ली, लेकिन जो बाकी अरकान हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इरादा नहीं रखती कि बाकी अरकान को ऑन किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। सबसे पहली बात यह है कि जो नोटिफिकेशन हो चुकी है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने छुरी रख के इलेक्शन कमीशन से करवाई है। दूसरी भी इंशाल्लाह हो जाएगी। कहाँ तक भागेंगे? टाइम हमारे हाथ में है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इन्होंने क्या किया। इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इलेक्शन से नहीं लड़ने दिया, उनको जेल में रखा। बुशरा बीबी को जेल में रखा, शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे लीडरान को, हम सारों को दरबदर किया, सिंबल हमसे ले लिया। आखिरी दिनों में फिर भी अवाम ने वोट दी। 3 करोड़ वोट पड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हमारा डिफरेंस जो अपने हरीफों से है वो किसी का 50,000 है, किसी का 84,00,000 है। इस तरह के डिफरेंस थे, कोई छोटे मोटे भी नहीं। तो इन्होंने पाया खोया, मतलब पाया खोया क्या, ये सारा कुछ करके कुछ पाया नहीं, सारा कुछ खोया है। और मुल्क में ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बनी है, इनके हाथ में कुछ नहीं। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ था अडयाला जेल में, उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी और मैंने आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्लियामेंट हाउस के सामने की, अडयाला जेल के सामने भी की और मैंने डायरेक्टली एड्रेस किया जनरल आसिम मुनीर को जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और कहा कि जो इस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शहबाज शरीफ हो गए, नवाज शरीफ हो गए, मरीम नवाज हो गई या ये पीपल्स पार्टी वाले, ये चाहते हैं कि फौज बमुकाबला अवाम ये मुल्क के लिए एक बहुत डेंजरस चीज़ है। और अवाम की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अवाम जो है वो 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। या ना होती तो फिर हमें जलसे जुलूस करने देते, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने देते। उससे भी ये खाइफा, लिहाजा जनरल आसिम मुनीर को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ये देखना चाहिए। और एक माओसी टोंग की एक कहावत है, उसने पूछा, एक सवाल पूछा और खुद ही जवाब दिया। उसका अंग्रेजी में मैं बात करता हूँ फिर तर्जुमा करता हूँ। उसने कहा था व्हाट इज़ द आर्मी, और खुद ही जवाब दिया था द आर्मी इज़ द पीपल इन यूनिफॉर्म। कि फ़ौज क्या है? फ़ौज वो है कि जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो अवाम से जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही फ़ौज है, वही फ़ौज है। तो यही बात है। तो मुल्क को तरक्की करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अवाम और फ़ौज में कोई तफरका कोई नहीं होनी चाहिए। जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो डिस्क्रेडिटेड लोग हैं, उनके पास कोई चीज़ नहीं है। और यही वजह है कि DGISPR को एक मजबूर होना पड़ा। इंटीरियर मिनिस्टर सामने नहीं आ रहा, फाइनेंस मिनिस्टर सामने नहीं आ रहा, आपका अल्लाह भला करे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपका सामने नहीं आ रहा, और उन्होंने उठा के DGISPR को फट्टे पे चढ़ा दिया कि जी आप अभी डिफेंड करें। ये तो कोई बात ना हुई। तो वो क्यों नहीं आ रहे सर? मजबूरन नहीं आ रहे? उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी बात कौन मानता है? कोई वो जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी आया दूसरा झूठ, सारे के सारे झूठे हैं। देखिए आप इंटीरियर मिनिस्टर की बात, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी को तो लोग डिटेस्ट करते हैं, वजह वो वज़ीर आज़म पंजाब था। 450 अरब रुपए की उसने गंदम इंपोर्ट कराई, हाई सीज पे जहाज लगे हुए थे, ट्रेडर्स के साथ मिलके वहाँ पे उसने खांचा मिलाया लिया। आपके काश्तकारों से उसने गंदम खरीदी नहीं, काश्तकारों की रीढ़ की हड्डी उसने तोड़ दी, और अभी गवर्नमेंट जो है वो जा रही है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वो कहाँ पे बात करेगा? नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से या जो अभी इन्होंने बजट दिया है
तो 19,000 अरब रुपए का बजट था, जिसमें से खसारा 8,500 अरब है। और खसारा पूरा करने के लिए जनाब क्या है कि 92% उसका स्टेट बैंक से आप और बैंकों से कर्जा उठाएंगे, जो कि खुद अफराद ज़र बढ़ाने वाली बात है। और आपकी जो रेवेन्यू आता है फेडरल गवर्नमेंट के पास, आपका बाकी अखराजात सूबों को निकाल के वो तकरीबन 9,500 अरब रुपए बनता है। आपकी जो सूद की अदायगी है वो 9,500 अरब है। क्या बजट, क्या वो प्रोसेस। लेकिन उमर अयूब साहब, आप समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल का फिर आर्मी चीफ साहब को नोटिस लेना चाहिए कि ये जो अवाम और फौज को आमने सामने लाया जा रहा है तो इसको कैसे रोका जाए, वो नोटिस लेना चाहिए? नहीं, उनको ये करना चाहिए कि जो ये हुकूमत को बैक कर रहे हैं ना करें, इन लोगों से दूर हटना चाहिए। ये लोग तो वो कहते हैं ना, एक चीज होती है लाइबिलिटी होती है। ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तान की बॉडी में, पाकिस्तान के जिस्म में एक कैंसर है, और उस कैंसर को रिमूव करना, वो कैंसर जो है वो बॉडी या पाकिस्तान की जो टोटल पब्लिक है वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट हट जाए तो पीछे हुकूमत को कितना अरसा देख रहे हैं? मेरा ख्याल मिनट ही होंगे कुछ। खान साहब के साथ जेल में कोई राब्ता जो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या किसी सियासी जमात की जानिब से? कोई ऐसी बात नहीं। क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए दरवाजे पीटीआई के खुले हैं? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से मुराद आपकी कौन है? एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तो नहीं है, आपकी आर्मी है या कोई है। जब कोई चीज़ होगी, उनको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का सेल नंबर क्या है, वो कौन से कैद में, कहाँ पे बात होगी वो बात करेंगे। पर हम लोग जमहूरी लोग हैं। हम लोग जिस वक्त ये गवर्नमेंट ख़त्म होगी उसके बाद कोई बातचीत होगी। ये हुकूमत तो क्रच, जिसको कहते हैं ना क्राचेज, जो बिसाकियाँ, ये तो उस पे हैं। इनसे बातचीत करके ये एम्पावर्ड नहीं है। उल्टा हमारे लोगों को, हमारा हाजी इम्तियाज साहब हैं MNA, उनको कल रात को अपनी बूढ़ी मतलब ज़ईफ़ुल उम्र खातून है, उनकी वालदा, उनको देखने जा रहे थे तो गाड़ी ने आया, उनको हिट किया पाकिस्तान में। पता नहीं इनमें से किसने हिट किया, ये अभी मालूम नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हम इंतखाबात की तरफ आएंगे, लेकिन इस वक्त जो एक मामला जेल के अंदर था कि जो नए केसेस बनाए गए हैं उसके हवाले से पॉलीग्राफिक टेस्ट का भी एक जिक्र आया कि खान साहब ने वो देने से इनकार किया है। कोई राब्ता हुआ था कि ये टेस्ट देने हैं या तहकीक होनी है कुछ? सबसे पहली चीज़ ये जी कि आपका पॉलीग्राफिक टेस्ट नोटोरियसली अनरिलायबल है। अच्छा, नोटोरियसली। वो उसकी वजह ये है कि कोई बहुत ही एक्सपर्ट कोई बंदा, और मतलब ये एक सब्जेक्टिव फील्ड है। उस पर आप देखते हैं, आप हार्ट बीट देखते हैं, रिस्पॉन्सेज देखते हैं, उससे कोई आप एसरटेन नहीं कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं उसको, सोडियम पेंटाटीन कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ट्रूथ सीरम देते हैं, वो टॉर्चर के ज़ुमरे में आता है। वरना नॉर्मल पॉलीग्राफिक टेस्ट मतलब ये नोटोरियसली अनरिलायबल है। तो नहीं दिया जाएगा ये टेस्ट? क्यों नहीं खान साहब, वो खुद अपनी इंटरप्रिटेशन उसमें कर लें। फिर यहाँ पे तो नवाज शरीफ जब बाहर जा रहे थे तो उनके प्लेटलेट्स के रिजल्ट्स जो है वो मतलब फैब्रिकेट किए गए थे। पॉलीग्राफिक टेस्ट में इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब उमर साहब, अब जो मुज़ाकरात के हवाले से बात है, वो कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया गया है या वो बात करेंगे, तो क्या फिर इससे ये समझा जाए कि अब तहरीक इंसाफ तो बातचीत नहीं करेगी, लेकिन पीटीआई के बिहाफ पे महमूद खान अचकज़ई साहब मुज़ाकरात जरूर करेंगे? वो जरूर करें पीटीआई के बिहाफ। जी, वो अलायंस के हवाले से, क्योंकि इसमें 6 पार्टियां हैं, हमने अपना मैंडेट उनको दिया हुआ है, वो बात करेंगे। तो उनकी तजावीज़ मानेंगे फिर खान साहब या पीटीआई? किस वो तजावीज़ आए तो सही, वो तो अभी भाग रहे हैं, वो तो हमें अरेस्ट कर रही है हुकूमत दोबारा से। अभी शुरू है। आज मुख्तलिफ जगहों में वो लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब में धड़ाधड़ पर्चे दिए हुए हैं, बोगस पर्चे दिए हुए हैं, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। हमारे लोगों को उठा के मुख्तलिफ जगहों के सेंटर्स में तहखानों में रखा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में नए इंतखाबात चाहती है? जी इंशाल्लाह। तो नए इंतखाबात मगर कैसे? जैसे होते हैं इंतखाबात, इंशाल्लाह होंगे क्या इंतखाबात। असम्बलियाँ तहलील की जाए? असम्बलियाँ टूटेंगी जिस वक्त टाइम होगा, तो खुद ब खुद होगा। उसके लिए फिर आपको अपनी सूबाई हुकूमत खत्म करनी पड़ेगी। जनरल इलेक्शन होगा, उस वक्त देखी जाएगी इंशाल्लाह। पूरे मुल्क में एक बार फिर अरसर नौ इंतखाबात होंगे। हम तो तैयार हैं असम्बली तहलील करने के लिए।
हम लोग अगर होती है हम लोग तो इलेक्शन के लिए तैयार है, पूरे मुल्क में होने चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये कि मुल्क में रिफॉर्म्स चाहिए। इस तरह की हुकूमत ये वो स्टेप्स ले ही नहीं सकती है। लेकिन उमर रईफ साहब, मुल्क में नए इंतखाबात कैसे होंगे? मतलब कौन सी आपकी स्ट्रेटेजी होगी जो हुकूमत को नए इंतखाबात की तरफ जाने पर मजबूर करेगी? आपके अरब स्प्रिंग में क्या टाइम लगा था? इसी तरह मुख्तलिफ आपकी जो वजूहत मैंने आपको बताया ना, इकनॉमिक्स वो चीज़ है जिसकी वजह से माशी हालात मुल्क के इतने ख़राब हो चुके हैं, महंगाई चढ़ेगी। मेरे सारे प्रोग्राम्स देख लें, मैं 2 सालों से कह रहा हूँ। मेरी बजट स्पीच 3 घंटे की थी, एक एक चीज़ मैंने बजट डॉक्यूमेंट से उठा के बताई थी और आज तक उसका जवाब नहीं आया। मैंने आपको बता दिया था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवरी 80 रुपये लीटर लगेगा। आपका जनाब बिजली का बिल तहरीक इंसाफ के दौर में 17 रुपये यूनिट, आज 85 रुपये यूनिट, 100 रुपये से तजावज़ होगा। गैस का बिल आपका 4 गुना ज़्यादा होगा, 400% ज़्यादा होगा, वही होने जा रहा है। डॉलर आपका 275 अभी है, ये स्लाइड करके 350 पे जाएगा। ये और विशेष साइकिल होगा। आपकी स्मगलिंग ज़्यादा हो रही है। DGISPR ने कहा जी कि क्योंकि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, लिहाजा ये स्मगलिंग और ये सारी चीज़ें मंशियात की भी, आपकी बाकी चीज़ों की ज़्यादा हो रही है। और भाई इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस तो इसाकदार ने लगाई थी PDM 1 हुकूमत में, तो इनको पकड़े ना। मतलब वो आसिफ अली जरदारी की जो थी, मतलब फ्रंट लेडी, क्या नाम है उसका, अयान अली, वो जो पैसे लेके बाहर जाती थी, वो मुश्ताक चीनी वाला पता नहीं क्या था, शहबाज शरीफ का जो केस थे, वो सारे के सारे जो फ्रंट मैन उन्होंने लगाए हुए थे। आपका हुदैबिया पेपर का, एवन फील्ड का, जो शुगर मिलों के खाते जो थे, फिक्टिशियस मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही थी, तो फिर उसका उनसे जवाब लेना उन सारों से। लेकिन आपको 39 सीट्स PTI को ओन कर लिया इलेक्शन कमीशन ने, आपको मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी, तो क्या अब आप ये मुमकिन है कि आप MQM से रब्ता करें, पीपल्स पार्टी से रब्ता करें, किसी से नहीं? क्यों हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटाएं? नो, इन पे हमें इन पार्टियों पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इनकी कोई वो वैल्यू नहीं है। अच्छा जी, तो फिर अब ये भूख हड़ताल जो मुजाहरे हैं, इसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होगी? तो हम लोग इनको आगे लगाई रखेंगे, भगाएंगे, इनको थकाएंगे और खुद ये कांपते हुए बैठेंगे और कहेंगे जी बस काफ़ी हो गई है। अच्छा, अवाम इनको भगाएगी, इंशाल्लाह, आप देखते रहिएगा। तो आप लेकिन अब IMF का जो मुआहदा है, ये भी सामने आ रहा है कि IMF ने तमाम सूबाई हुकूमतों को भी एतमाद में लेने का कहा है कि अगर मुआहदा होगा तो सूबाई असम्बलियाँ भी ऑन बोर्ड होंगी। क्या PTI की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत IMF के प्रोग्राम को सपोर्ट करेगी? देखिए, सबसे पहले गुरमानी साहब, ये चीज़ है, जिस वक्त तैमूर खान झगड़ा साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे KP के, और शौकत तरीन साहब थे हमारे PTI की तरफ से, वो उस वक्त हमारे फाइनली हुकूमत हमारी चली गई थी। यहाँ पे सागदार ने कहा कि जी IMF को चकमा देने के लिए आप जो सूबाई सरप्लस है वो हमें रिफ्लेक्ट करें। उन्होंने कहा जी ये सूबाई सरप्लस आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये आपका जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट आप कैलकुलेट करते हैं, जो तरीक़ाकार होता है, आप अपनी अमाउंट्स दिखाते हैं कि जी खसारा इतना है, फिर उससे जो आपके पास सरप्लस ज़्यादा अमाउंट होती है कैश सूबों में, वो आप उस डेफिसिट को कम करने के लिए उससे मिना करते हैं, तो वो कम हो जाता है। उन्होंने कहा जी ये आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अमाउंट हमारे पास कमिटेड है, ये सरप्लस नहीं है। उनके ऊपर फतवा लग गया जनाब आपका कि जी आप खुदा न खास्ता आपने मुल्क के खिलाफ हैं, ये है वो है, बड़ा आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज तो ये वो। उन्होंने सच कहा था, ये लोग झूठ कह रहे हैं। मतलब फेडरल हुकूमत उस वक्त भी झूठ कह रही थी, आज भी झूठ कह रही है। अब सपोर्ट करेंगे सूबाई हुकूमत किस पे? झूठ कहने में? झूठ कहने में क्यों हम लोग करें? नहीं, जो IMF का मुआहदा हो रहा है किसका? हुकूमत के साथ। हमने तो देखा ही नहीं, उस वक्त भी हमने कहा था मैं IMF का मुआहदा दिखाएं। तो फिर सूबाई मैं एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूँ, मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ, हमें तो कोई नहीं चीज़। सूबाई हुकूमत मुआहदा देखने तक सपोर्ट नहीं करेगी? आप जिस वक्त आपको कोई कहे कि जी आपका ये घर है और इनके ये 4-5 भाई इधर रहते हैं, तो इसको गिरवी रखना है और आपको मुआहदा नहीं दिखाना, आपकी जो आमदन है वो हम आपकी जेब से ऐसे उठा लेंगे, ये तो कोई बात ना हुई ना। फिर तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा कि आप मुल्क के नहीं, हम लोग कह रहे हैं भाईजान हमें मुआहदा तो दिखाओ, ये कौन सा वो आपने सांप थैले में रखा हुआ है, वो मुआहदा तो दिखाओ, फाइनेंस कमेटी के सामने लाओ, स्टैंड बाय एग्रीमेंट लाओ। लेकिन IMF तो कहेगा कि आप हुकूमत से मांगे जहां आप असेंबली में बैठे हो। नहीं, IMF कहते हैं जी इनसे बात करें आप। ऑपोजिशन से पिछली बार भी जब IMF आया था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमें बुलाया था, हम लोग उस वक्त रूपोश थे और हमने इंसिस्ट किया था कि जी ये ओपन हमारी डिस्कशन होगी IMF के साथ, और फिर ओपन डिस्कशन हुई थी और ये चीज़ इंसिस्ट हमने की थी कि IMF का मुआहदा, उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी चीज़ होगी, इलेक्शन होंगे, वो
ऐन मुताबिक पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होंगे। ठीक है उमर साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। उमर अयूब साहब, अब जो मौलाना साहब के साथ आपकी मुलाकातें भी हुई, असद कैसर साहब भी वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, लेकिन अभी भी खबरें आ रही हैं कि PTI और मौलाना साहब के दरमियान कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका अभी तक। क्या वजूहात आप समझते हैं, और अगर मौलाना साहब के साथ आपकी बातचीतें जो भी एक मुआहदा है अगर वो हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो मौलाना साहब और PTI मिलकर क्या कर सकते हैं? देखिए जी, सच्ची बात यह, और वो उसका भी एतराफ़ करते हैं कि हमारे दरमियान काफ़ी खलीज रही है। अभी हमारी 6 पार्टी की अलायंस है, जमात इस्लामी और मौलाना साहब अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं। मंजिल हमारी है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, साफ शफाफ। जो तरीक़ेकार है वो भी अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। आगे जाते जाएंगे, देखते जाएंगे कहाँ पे क्या होता है। कामयाब होते हुए देख रहे हैं मुज़ाकरात? क्यों नहीं, आवाम जो है उसकी डिमांड जो है वो यही है, एक ही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। 3 देखें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, JUI, जमात इस्लामी, ये 3 मुख्तलिफ आप समझें कि दरिया जो है वो चल रहे हैं। जाना सारों ने एक ही तरफ है, मंजिल एक है, सारों की टारगेट एक है। अब उमर अयूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का एक अहम मामला वफाकी हुकूमत की जानिब से सामने भी आया, फिर ये भी कहा गया कि ये मामला काबीना में भी आएगा। तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगते हुए देख रहे हैं? तो पहले भी लगी थी, हमारे लीडर को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अंदर कर दिया था जेल में, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, हमारी ख़वातीन को, मर्दों को, हम लोग सारे दर बदर फिर रहे थे। पाबंदी हो गई ना, हमारा निशान हमसे ले लिया गया, फिर भी हम लड़े, फिर भी रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी दी, पीछे फिर रह गया। इन्होंने ये PTI इन्होंने खुदा न खास्ता बैन करने की कोशिश की, हम लोग कुछ और बना के आ जाएंगे, इसमें क्या बात है। अभी तो कोई भी चीज़ हो सकती है, सुन्नियात काउंसिल या नई जमात, कोई भी चीज़, जैसे माजी में नेशनल अवामी पार्टी पे बनी, ANP बन गई, ANP, वो उस पे तस्वीर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की चाहिए और सब चलता है। तो प्लान B तैयार है? प्लान B तैयार है, मतलब उस पर क्या है, इंतखाबी निशान ये बल्ला हमसे ले लेंगे, हम लोग टिपर ले लेंगे, वो उस पर भी हम लोग काम चला देंगे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं, अवाम को पता है। लेकिन आप देख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि जब तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ, अभी तो इत्तेहादियों को एतमाद में लेना है। तो आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और विद इन नून लीग बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस फैसले की हिमायत नहीं कर रहे। वो सारे कन्फ्यूजन के शिकार हैं, आपस में उनका जो ताना बाना है वो नहीं मिल रहा, खुद कन्फ्यूजन का शिकार है, एक दूसरे को देखते हैं कौन किसकी पीठ में खंजर खोपेगा। वो लगा ये अनाउंसमेंट क्यों करनी पड़ी आपके नज़दीक जी? PTI पे पाबंदी का फैसला या अनाउंसमेंट क्यों करनी पड़ी? वो इंसान को दुआ भी करता होता है कि जी मेरा जो हरीफ है वो कोई दानिशमंद होना चाहिए, नादान या डफर ना हो, तो ये वो उस जुमरे में आता है। अच्छा लेकिन अब ये तमाम चीज़ें हैं उमर अयूब साहब, आप पार्लिमान के अंदर बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट्री जमात आप बन गए, तो आप नहीं समझते कि अब आपको हाथ बढ़ाना, बातचीत करनी चाहिए? वो पीपल्स पार्टी नहीं तो नून लीग, अगर वो नहीं तो कोई और। वो मुखलिस ही नहीं है, वो मुखलिस नहीं है, 2 नंबरियाँ कर रहे हैं। उन्होंने करप्शन की है, उनको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने वो खड़े हो नहीं सकते हैं। ठीक है, वो सियासी कद हवाले से वो बिल्कुल सियासी बोने हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बहुत बड़ा कद है मुल्क में और बैनुल-अक़वामी दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह रब की इज़्ज़त के, लेकिन करम नवाजी है। उमर अयूब साहब, आपने जो बरतानिया में हमने देखा कि पार्लिमान के अंदर या इवन USA की जानिब से जो करारदादें या मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही थी, उस पर आपके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि माजी में तहरीक इंसाफ कहती थी कि अगर अमेरिका कुछ कर रहा है तो वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अब तहरीक इंसाफ खुद ही बैरून मुल्क बैठकर वहाँ पे मुहिम चला रही है। हमारा कौन सा लॉबियस्ट है जो उधर लगा हुआ है? कोई है नहीं। वो खुद देख रहे हैं दुनिया के, या इतने ही हम लोग तकड़े होते तो फिर हुकूमत साइड पे हो जाए ना, फिर फॉरेन ऑफिस कहे जी ये बेहतर हमसे काम चला रहे हैं। नहीं, कि 368 लोगों ने कांग्रेस, US कांग्रेस ने वोट डाली और 7 ने अगेंस्ट कर दिया। आप अभी गूगल करके चेक कर लें, ये तो गल्फ वॉर जब अमेरिका जंग में जाता है तो उसके खिलाफ ये वोटें इतनी कम नहीं पड़ती हैं, इससे ज़्यादा पड़ती हैं। इजराइल की लॉबी जो है इतनी तकड़ी नहीं है, तो फिर पीछे क्या रह गया जी? ये इनकी नाअहली है, ये हुकूमत की नाअहली है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहे हैं, ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, दुनिया बहुत आगे है, ये बेवकूफ़ है। तो आप समझते हैं कि वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है?
उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हर दुनिया में हर कोई ये कहता है, इसमें कोई बात क्या है? मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि जी फ़लस्तीन में अमन होना चाहिए, फ़लस्तीन में ये होना चाहिए, तो हमें कोई कह दे कि जी ये नहीं, ये इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत है। हम लोग रोज़ कश्मीर का नहीं कह रहे होते कि जी यहाँ पे आपके डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं, जमहूरियत होनी चाहिए। तो फिर पाकिस्तान में हम लोग क्या, हम लोग कोई गैर जो आईन पाकिस्तान से कोई चीज़ इनराफ करती है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तो कोई चीज़ कह नहीं रहे। लेकिन इस वक्त अगर हमने जैसे शुरू में जिक्र किया उमर साहब के इस्टेब्लिशमेंट और फौज और हुकूमत सेम पेज पर है, तो ऐसे में आपका भूख हड़ताल हो, एहतजाज हो या दीगर चीज़ें हो, आप समझते हैं कि ये कामयाब हो सकेंगे? क्यों नहीं होंगी जी। हम लोग तो, हमारा काम है बस काम पे लगे रहना। हमारा काम है कि लोगों को हुकूमत का आईना और जो सही चेहरा है, शक्ल है, वो दिखाते रहना। बाकी अल्लाह मालिक। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। उमर अयूब साहब, हाल ही में आप अगर देखें तो मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में कुछ अहम फैसले और भी होने हैं, और जैसे काजी फायद ईसा साहब की मुमकिना तोसी का मामला था, उस पर पीटीआई ने रिएक्शन दिया, वो तो ख़त्म हो गया, आपने रिएक्शन दिया। लेकिन क्या अगर आर्मी चीफ साहब को तोसी दी जाती है तो पीटीआई कहाँ खड़ी होगी? जब वक्त आएगा आप देख लेंगे इंशाल्लाह। बहुत क्लियर चीज़ है, वो तो अभी काफ़ी दूर है फ्यूचर में। क्या क्लियर है सर? वक्त आने देना आपको। हमारा बिल्कुल, हम लोग आइन और कानून के ऊपर जाएंगे। हम लोग आइन और कानून से 1 मिलीमीटर भी आगे पीछे नहीं होंगे। लेकिन वो तो फिर जो आपने बाजवा साहब को तोसी दी थी, जो आर्मी एक्ट में तरमीम की थी, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं है तोसी देना। नहीं, आपका सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वक्त हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल की बालादस्ती चाहते हैं। बॉटम लाइन ये, उस पर जो भी उसके अंदर उस फ्रेमवर्क में आता है वो ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन तो कानून के मुताबिक तोसी भी होती है? नहीं होती है, अभी नहीं होगी, आप देखते रहिएगा आगे। सर, आप ही का कानून बनाया हुआ है। कौन सा? आर्मी एक्ट में तरमीम? नहीं, आर्मी एक्ट में तरमीम हो जाए, और उसका ये है कि आपके पास ये देखें कि इस वक्त सीजे के हवाले से भी उनको नहीं मिल रही है चीज़, वहाँ पे उनको तोसी नहीं मिल रही है। वो तो 2/3 नहीं है उनके पास, 2/3 भी नहीं है। और आगे भी मुस्तकबिल में आप देखेंगे हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ओवरटेक कर जाती हैं। अच्छा, तो अब उस कानून के मुताबिक कोई आसान नहीं है? नहीं, मैं नहीं देखता हूँ कि आसान किसी के लिए कुछ होगा। वो जब टाइम आएगा देखी जाएगी। इरादा तो नहीं रखते इस हवाले से कोई तरामीम लाने का? किस चीज़ के हवाले से? आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले? हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं है। हाँ, हमारे पास तो मेजॉरिटी बिल तो आ सकता है, मेजॉरिटी नहीं है। प्राइवेट मेंबर आप उसको कोई करना भी चाहे, हमारे पास नहीं है। लेकिन अब उमर साहब, डिजिटल टेररिज्म की बात की जा रही है। DGI SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी। फिर कल हाल ही में ये भी खबरें आई कि मखसूस अदालतें भी बनाई गई हैं जो डिजिटल टेररिज्म के केसेस को सुनेंगी। तो इस मामले से कैसे निपटेंगे? खदशात क्या हैं आपको? मैं तो मीडिया का शख्स नहीं हूँ, आप मीडिया के शख्स हैं, आपके बाकी साथी हैं, और ये तो आपके लिए छुरी तैयार कर रहे हैं हुकूमत वाले। आपके रहनुमा गिरफ्तार हैं इसी इल्जाम में? नहीं, हम तो क्या कहते हैं इन चीज़ों में, रियासत के खिलाफ डिजिटल टेररिज्म? खैर, रियासत तो हम खुद हैं। हमें तो आर्टिकल 7 पढ़ लें तो आर्टिकल 7 में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है नेशनल असम्बली, आपका सेनेट, आपकी फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमत, आपकी TMA जो टैक्स आयद कर सकते हैं, हमें रियासत है। बाकी इदारे जो हैं वो टूल्स हैं रियासत के। तो सबसे अहम बात यह है कि ये मीडिया के लिए छुरी तैयार हो रही है। और सबसे अहम बात जो DGI SPR ने बात की कि जी ये डिजिटल टेररिस्ट एक्सेट्रा, वो मेरा ख्याल है आज से 30 साल पहले की वो बात कर रहे हैं। उस दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया बहुत आगे हो गई है। ये तो 65% पाकिस्तान को आपने डिजिटल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। हर एक शख्स के पास आजकल मोबाइल फ़ोन है। सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा जी हमें हुकूमत ठीक नहीं लगती, हमें फ़लानी चीज़ ठीक नहीं लगती, तो इसका मतलब है वो डिजिटल टेररिस्ट हो गया। रोज़ाना लोगों के खिलाफ केस करेंगे। 56,000 तो आपकी सुप्रीम कोर्ट में केस इन्वेंट्री है जो अभी तक बैकलॉग है। उसके लिए ये लोग एडहॉक जजेस लगाना चाहते हैं, जिसकी हमने मुखालफत की है। वो एडहॉक जजेस लग जाए तो उसके लिए भी तकरीबन 125 साल लगेंगे उस बैकलॉग को। लेकिन फायरवॉल तो अभी लगा रहे हैं सर, फायरवॉल लगा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया, शुमाली कोरिया बनाने के चक्कर में फायरवॉल के आपके उसके और भी तरीक़ेकार होंगे। तो क्या ये मखसूस अदालतों के फैसले को या फायरवॉल के फैसलों को आप पार्लियामान के अंदर कोई चैलेंज करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
अच्छा, हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं स्टैंडिंग कमेटी में मैं जा नहीं सका ये केसेस की वजह से। हम लोग हर जगह पे इनको चैलेंज करेंगे। लेकिन अभी आपने कमेटी का जिक्र किया, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला अभी तक क्यों नहीं हो सका सर? हमने नाम भेजा हुआ है, हमारा शेख वकास अहमद साहब का नाम हमारी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से गया हुआ है। हुकूमत ने भी उसको फाइनल करना है, करें। नहीं, वो तो कह रहे हैं 4 नाम दें। 4 नाम क्यों दें? हमने एक नाम दिया, वो 4 नाम 4 डाले उन्होंने नामों का, वो एक नाम है। अगर नहीं होता तो वो कौन है ये बात करना कि जी हम चूज करेंगे? वो कोई मॉनिटर है, कोई मैजिस्ट्रेट है कि वो चेक मार्क करेंगे? वो हमारी सवाबदीद है ऑपोजिशन की, वो हम पे कोई वो करते हैं, वो कहते हैं दे शुड रिमेन इन देयर प्लेस। उमर साहब, 2-3 मुख्तसर सवालात होंगे। एक, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, बन्नू में जो हुआ वो सूरत हाल आपने देखी, इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि क्या सूबे के अंदर कुछ लोग ये समझते हैं, वहाँ की आवाम समझती है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो नहीं कर रही जो आवाम चाह रही है? नहीं, बिल्कुल वो नहीं समझती। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अली अमीन खान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यहाँ पे ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनको कोई प्रोटेक्ट करे। आप बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके मुल्क, आपके इलाके में, पूरे मुल्क में अमन होना चाहिए। एक तराजू के साथ सारों को आप डील करें, एक यार्ड स्टिक के साथ। फेवरेटिज्म कोई नहीं होना चाहिए। मुल्क में अमन होगा, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर होगा, मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, आइन की बालादस्ती। लेकिन जहाँ पर तहरीक इंसाफ को कानूनी जो पेचीदगियाँ कहें या केसेस कहें उनका सामना है, वहीं पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें वक्तन ब आती रहती हैं। फवाद चौधरी साहब ने शिबली फराज के ऊपर बड़ी तनकीद की, आपके ऊपर उन्होंने बात की, तो आप क्या समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब अचानक बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों अपोजिशन लीडर जो कि सेनेट के अंदर है उनके खिलाफ वो क्यों बात कर रहे हैं नाम लेकर? देखिए जी, फवाद चौधरी साहब कॉलीग रह चुके हैं हमारे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी थी पार्टी से। फिर मतलब उनका जो डीनोटिफाई भी हो चुके थे, वो बात हो गई थी। बहुत सारे और भी हमारे साथी जिन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक हमने उनको डीनोटिफाई कर दिया था। लेकिन वो तो क्लेम कर रहे हैं मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ। वो क्लेम करें, पर जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं। और शेर अफजल मरवत का भी यही इशू है। शेर अफजल मरवत साहब नहीं, वो उनको उनकी मेंबरशिप खान ने सस्पेंड किया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने। और फवाद चौधरी साहब ने ये क्लेम नहीं किया कि वो हिस्सा है। उन्होंने कहा जी वो सपोर्ट करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। लेकिन आप फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं देख रहे पीटीआई के अंदर? पीटीआई में कोई फॉरवर्ड, पीटीआई में एक ब्लॉक है, उसका नाम है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ब्लॉक। सारे उसी पे खड़े जी, सारे उसी पे खड़े, सारे उसी पे खड़े। उससे जो खड़ा नहीं होगा तो वो गया। लेकिन अब सर आप मुश्किलात, ये पाबंदी का मामला हो या दीगर इशूज हो, आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सेम पेज पर नहीं है। नवाज शरीफ साहब बहुत खामोश हैं। वो उनकी इंटरनल पार्टी का मसला है जी, हमें उससे कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, ताल्लुक नहीं है। वो जो मर्जी अपनी पार्टी में करें, हमें उससे क्या। हम तो अपनी पार्टी का देख रहे हैं, अपने अलायंस का देख रहे हैं। हम हमारी सिमत एक है, डायरेक्शन एक है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, नैरेटिव है, क्लियर है। अवाम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वो जलसा कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, नहीं कर पा रहे। नहीं कर, किधर करेंगे? तो आप समझते हैं कि जरदारी साहब और बिलावल साहब भी सेम पेज पर हैं? वो बाप बेटे हैं, वो अपनी मर्जी करें, जो मर्जी करने, हमें उससे क्या है। सर वो इसलिए कि ये फैसले, ये कहा जा रहा है कि ये तो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ये तो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब बहुत खामोश हैं। हमारे सामने सब के सब वो एक ही उसमें है कि वो हमें अपोज करते हैं, हमारे ऊपर क्या कहते हैं, गैर कानूनी अमल करते हैं। हमें पुश करते हैं, मतलब माइट पुलिस के साथ हमारे लोगों को उठाते हैं। हमारे लोग सारे के सारे जो हैं वो हमारे अपोनेंट्स हैं। सर अचकज़ई साहब ने हाल ही में बताया था कि उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई थी लाहौर में। आपको कोई उन्होंने आगाह किया है कि क्या बातचीत हुई? कोई मेरी बात नहीं। अचकज़ई साहब को ये मैंडेट दिए हुए तकरीबन महीना गुजर गया है। इस महीने में अचकज़ई साहब का किसी जमात से रब्ता नहीं हुआ? नहीं, मतलब इन जमातों से हम लोग सारों का हमारा एक ही मैंडेट है जी। अचकज़ई साहब से कल भी मैं मिला था, मेरे बड़े बुजुर्गों की तरह, और उन्होंने बार किया कि जी इलेक्शन, ये वाहिद फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए मुल्क में। तो यही मुतालबा अगर अचकज़ई साहब करते हैं रब्ता किसी भी जमात के साथ, तो यही मुतालबा रखेंगे यही कि नए इंतखाबात? यही एक ही है। अच्छा सर, बेंगल साहब का भी, हमारा, हम सारों का यही है। अच्छा, आखिरी सवाल सर कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन की बात हो रही है, DG-ISPR साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि ये कोई फौजी ऑपरेशन नहीं है कि लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा या कुछ इस तरह। क्या DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप मुतमईन हैं, सपोर्ट करेंगे ऑपरेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पहले भी बात की, वो तो इस मौजूदा हुकूमत ने कि जी आप पट्टे पे चढ़ो और हमारी जो
गंदगी है वो आप अपने सिर लें, हमारी जो मुसीबतें वो आप अपने सिर लें, उनको नहीं करना चाहिए था। इंटीरियर मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर का रोल DGI SPR जब अदा करना शुरू हो जाए, फिर पीछे तो मतलब अल्लाह मालिक ही है। फिर तो वो चीज़ होगी कि उन्होंने वो ज़ियम किया। और दूसरी अहम बात, DGI SPR ने कहा था कि जी दहशतगर्दी बढ़ रही है, आपके स्मगलिंग बढ़ रही है, मंशियात की स्मगलिंग, पेट्रोलियम की स्मगलिंग, इसलिए क्योंकि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी। मैंने पहले भी बात की, वो सागदार ने लगाई थी, उनसे पूछे ना जो आपकी या स्मगलिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, ईरान से पेट्रोल आता है, डीजल आता है मुल्क में, पाकिस्तान में, तो वो कोई 2-3 कनस्तर मतलब कैंस में तो नहीं आता ना, 1 लीटर या आधे लीटर में 55,000 लीटर का एक ट्रेला होता है, उस पर आता है। वो कहाँ से आता है? कोई ऊपर से या ज़मीन दोस्त कोई टनल तो नहीं है। तो जो लोग वहाँ पे खड़े हैं, कोई पटवारी बलूचिस्तान की जिम्मेदारी तो नहीं है कि वहाँ पे वो खड़ा हो आपकी सरहदों पे। जिन लोगों की ड्यूटी, उनसे पूछें भाईजान क्या हो रहा है जी। तो क्या खान साहब को नए इंतखाबात बहुत जल्द होते हुए नजर आ रहे हैं? मैंने आपको बताया जी कि आपकी इकॉनमी, क्लिंटन और बुश का मुकाबला था 1990 में। क्लिंटन ने एक बात की थी, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। यहाँ पे हम सारों को कह रहे हैं मईशत जो है वो डूब चुकी है। आपको नहीं पता, आपका इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका 19,000 अरब रुपए का बजट, आपका 8,500 अरब रुपए का खसारा, उसमें से 92% आप ले रहे हैं बैंक से और स्टेट बैंक से। उससे अफराद-ए-ज़ार बढ़ेगी, आपकी बिजली के बिल बढ़ेंगे, आपकी अशिया खुर्द-ओ-नोश बढ़ेंगी, आपका जीना जो है मुश्किल हो जाएगा, पेट्रोल बढ़ेगा। लोग दीवारों के साथ लग चुके हैं, लोग उनकी निकल रही है। 85 रुपए का यूनिट आज है, 100 रुपए पे यूनिट जाएगा, 350 पे डॉलर गया, मजीद बिजली के रेट और हर चीज़ बढ़ेगी। किधर पूरा करेंगे अवाम? चलें ठीक है। उमर अयूब साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उमर अयूब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की जो एक स्ट्रेटजी पार्लियामान के अंदर और बाहर है, उसके बाद सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीलियाँ होती हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।